हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी सर की क्लास। तो आज डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के एक नए एपिसोड में हम हैं और डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल जो थिंग्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही वैल्यूबल कंसेप्ट है अगर हम क्लास 11 से बिलोंग कर रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं लाइक आईटी और मेडिकल एंट्रेंस। तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री में आज भी कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे रिलेटेड विद रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और इनके एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट शो करते हैं। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दे सकते हैं जो भी आपके रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम्स हमें आते हों या किसी असिस्टेंस का जरूरत हो, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, कोई कंसेप्ट हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हैं। तो चलिए आज का जो पार्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। आज के कंसेप्ट में, आज की क्लास में अब देखिए कि कंसेप्ट एक कंपाउंड को लेके, एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे आपको कंपाउंड दिया हुआ है साइक्लोब्यूटाडाइन, और साइक्लोब्यूटाडाइन का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि दिस कंपाउंड कैन रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स। दैट मीन्स कि ये जो गिवन कंपाउंड है ये रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से रिएक्ट करेगा, या इस कंपाउंड का रिएक्टिविटी उन कंपाउंड के कंपेयर में मैक्सिमम होता है। तो अगर यहाँ पे हमें रीजनिंग करना हो कि क्यों ये कंपाउंड रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करता है, तो देखिए किस कंसेप्ट का हमें नीड होगा इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये वो कंसेप्ट्स हैं जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे भी जाते हैं और इनको समझ के हम कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच कर भी सकते हैं। तो चलिए अगर मैं इसकी रीजनिंग की बात करूं, अब देखिए कि कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे यूज करना है वो है एक सिंपल रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। साइक्लो कंपाउंड्स में अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे एक रेजोनेंस फैक्टर होता है। नेचर ऑफ रेजोनेंस से, कंपाउंड के ओवरऑल स्ट्रक्चर से और पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग से, जैसा मैंने पिछले कुछ लेक्चर में आपको बताया था, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी। तो कंपाउंड में रेजोनेंस के नेचर से, पाई इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन से और ओवरऑल स्ट्रक्चर से कंपाउंड को तीन पार्ट में आप डिवाइड करते हो। सम कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, सम कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक एंड अदर कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक। तो अगर एक रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी मिलेगा जब कंपाउंड एरोमेटिक हो। सेकंड नंबर पे स्टेबिलिटी मिलेगा जब कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो, और ऑलमोस्ट अनस्टेबल हम रूम टेम्परेचर पे बोलते हैं अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये प्रीवियस एपिसोड्स में है, अगर आपको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो ये पुराने कुछ एपिसोड्स में आपको मिलेगा, वहां से आपको देखना है। अब देखिए कि जिस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर रहे थे, तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल आपका क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन, और स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है कि ये रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में मैक्सिमम रिएक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो हमने एक रिएक्टिव मेटल ले लिया यहाँ पे, मैग्नीशियम। अब देखिए कि अगर किसी भी एलिमेंट को मुझे मेटल की फॉर्म में डिफाइन करना है तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज मेटल, मेटल होते क्या हैं। तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी पाते हैं। तो मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 में, बिकॉज Mg+2 में इसको एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन मैं मेटल से कर रहा हूँ तो ओवरऑल ये मीनिंग है कि हम इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड करेगा। और अभी इस कंपाउंड में मैं रिएक्शन कर रहा हूँ मैग्नीशियम से, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन करने जा रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। साइक्लिक है, प्लेनर भी है बिकॉज ऑल पॉसिबल कार्बन्स आर sp2। रेजोनेंस भी नजर आता है क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पे कॉन्जुगेटेड पोजीशन को शो कर रहे हैं। अब आखिरी में अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दो पाई बॉन्ड है, हर बॉन्ड में अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो ओवरऑल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कितना हो गया, 4। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स की जो कंपाउंड आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की फॉर्म में है ये नेचर वाइज क्या है, द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। अब देखिए कि अगर एंटी एरोमेटिक है इसका मतलब ये बहुत कम स्टेबल हो गया। अब अगर मैं किसी भी जनरल केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो कोई भी रिएक्शन आपका रिएक्टेंट से कहाँ जाके ओवर होता है, प्रोडक्ट पे। और अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की डायरेक्शन को अचीव करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है,
तो सिंपल ये कंडीशन होती है कि रिएक्शन ये फॉरवर्ड जब आगे जाएगा जब आपका प्रोडक्ट किसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल हो, रिएक्टेंट के। तो कोई भी रिएक्शन इसी डायरेक्शन में मूव करता है, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। अब देखिए कि कंपाउंड इनिशियली क्या है, एंटी एरोमेटिक है, और स्टेबिलिटी बताता है कि एंटी से ज्यादा स्टेबिलिटी या तो नॉन एरोमेटिक का है या फिर एरोमेटिक का। तो ये रिएक्शन जब ही करेगा मेटल से जब या तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाए या फिर ये एरोमेटिक हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने साइक्लोब्यूटाडाइइन का रिएक्शन किया मैग्नीशियम से, पाई बॉन्ड है, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एडिशन होना चाहिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास पहले से हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपने लाके ऐड कर दिए, तो ओवरऑल बॉन्ड फिजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन कार्बन का नेगेटिविटी इक्वल है, इसका मतलब जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों कार्बन को दो दो इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन का पेयर मिला, दैट मीन्स पेयर को हम किस तरह की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये डाई नेगेटिव चार्ज हो गया। अब डाई नेगेटिव है तो Mg+2 है इनको बैलेंस करने के लिए। तो दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन का प्रोडक्ट इसको कहा जा सकता है, और ये आपका है रिएक्टेंट। अब देखिए कि रिएक्टेंट का नेचर क्या था, एंटी एरोमेटिक था, ऑलमोस्ट अनस्टेबल। और प्रोडक्ट की नेचर की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। प्रोडक्ट में नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब रेजोनेंस भी है। और अगर नेगेटिव चार्ज को आप लोन पेयर के इक्वल कंसीडर करते हो कार्बन के केस में, ओवरऑल यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हमें गेन हो रहे हैं, 6। 6 का मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है इट शुड बी एरोमेटिक इन नेचर। तो प्रोडक्ट हाईली स्टेबल हो गया, और हाईली स्टेबल है इसका मतलब इस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की जो टेंडेंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम का मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा रिएक्टिव मेटल से। तो अल्टीमेटली कंसेप्ट आपका है एरोमेटिक, नॉन और एंटी एरोमेटिक का। और इस तरह की क्वेश्चंस को या इस लॉजिक को आप बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए कि इसी तरह का एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन अपने पास आता है इस साइक्लो कंपाउंड के बारे में। ये ऑलमोस्ट कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लॉजिक पे क्वेश्चन बना है। देखते हैं कि इस कंपाउंड में, अब देखिए कि साइक्लो स्ट्रक्चर है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों रिंग को आपने किस बॉन्ड से एसोसिएटेड किया हुआ, डबल बॉन्ड। आपको बोला जाता है कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन पॉसिबल है एट रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मली सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। बट ये बोलता है कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम किस रोटेशन को यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे अलाउड कर रहे हैं, फ्री। तो सिंगल बॉन्ड में फ्री होना चाहिए था, लेकिन डबल बॉन्ड में फ्री बोला जा रहा है। अगर ये बोला जाए कि ऐसा क्योंकि डबल बॉन्ड में भी ये फ्री रोटेशन परफॉर्म करता है, तो देखिए किस कंसेप्ट का हमें यूज करना है। अगेन वही 3 वर्ड, एरोमेटिक, एंटी और नॉन। तो सिंपली आते हैं क्या सोचना है इस क्वेश्चन में। तो मैं रोटेशन की बात को अगर अभी इग्नोर करूं तो ये जितने भी पाई बॉन्ड हैं ये सारे के सारे कॉन्जुगेटेड हैं, इसका मतलब रोटेशन से पहले यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, रेजोनेंस काम आएगा। हम सबको मालूम है कि रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। अब देखिए कि डीलोकलाइजेशन या तो ऊपर वाले रिंग से नीचे की तरफ होगा या नीचे से ऊपर की तरफ। मैंने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं साइक्लो प्रोपाइल से साइक्लोपेंटाइल की तरफ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, चार्ज विल बी नेगेटिव। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने शिफ्ट किया है तो कौन सा चार्ज यहाँ पे कैरी हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक हमने बनाया। अब देखिए कि 2 रिंग आपके पास हो गए, वन रिंग इज नेगेटिवली चार्ज एंड अदर रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज। ऊपर वाले रिंग की अगर मैं बात करूं तो ये साइक्लिक भी हो गया, ये प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन है तो इसमें रेजोनेंस भी है। और पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने काउंटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि ये जो ऊपर वाला रिंग है ये किस नेचर को गेन कर रहा है, एरोमेटिक नेचर। नीचे वाला जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है ये साइक्लिक रहेगा, प्लेनर रहेगा, रेजोनेंस भी है, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। और एक ही पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 2। हकल रूल के बिहाफ पे ये पॉसिबल स्ट्रक्चर भी क्या है। अब देखिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुए तो ये दोनों रिंग एरोमेटिक नेचर को गेन कर रहे हैं, और हमें मालूम है एरोमेटिक वो नेम है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने इस कंपाउंड का बनाया वो बेसिकली एक एरोमेटिक नेचर का डाइपोल है। डाइपोल मीनिंग पेयर ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज। तो एक एरोमेटिक डाइपोल बन गया, और एरोमेटिक डाइपोल बना है और एरोमेटिक नेम इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये पूरी तरीके से क्या है,
स्टेबल है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे उसी फॉर्म में ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा या उसी फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करेगा जो मैक्सिमम स्टेबल हो, तो ये किस फॉर्म में आपको रूम टेम्परेचर पे मिलेगा, कौन से स्ट्रक्चर में इसके मिलने के चांस ज्यादा है, सेकंड में। और सेकंड स्ट्रक्चर ये बोलता है कि जो बॉन्ड है ये जो डबल की जगह कौन सा हो गया, सिंगल। और सिंगल बॉन्ड में अगर ये मिलेगा तो यहाँ पे रोटेशन कौन सा हो जाना चाहिए इन दोनों रिंग्स में, फ्री। तो एरोमेटिक डाइपोल बना, एरोमेटिसिटी मिला, इस वजह से डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया। और जितना सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो रहा है उतना ही कहीं ना कहीं फ्री रोटेशन के चांस भी इनहेंस हो गए। तो ये एक रीजन है इसकी फ्री रोटेशन के लिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं ये एरोमेटिक डाइपोल। कभी भी अगर हमें एरोमेटिक डाइपोल मिलेगा तो उसके लिए एक वर्ड आप यूज करते हो, क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज। तो एरोमेटिक डाइपोल्स आर आल्सो नेम्ड एज क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज। है तो ये कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में या स्पीशीज में क्या क्या चीज अलग होती है। अब देखो कि अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करूं तो क्वासी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम होगा, इनमें डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, पोलैरिटी ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी मैक्सिमम हो गया। ये डाइपोल है, इसका मतलब ये कोवलेंट कंपाउंड था, लेकिन ये किस कंपाउंड की फॉर्म में बिहेव करेगा, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्म में। और इसी वजह से ये आयोनिक कंपाउंड की तरह ही क्रिस्टलाइन लेटिस स्ट्रक्चर में भी आपको मिलता है। तो अगर कोई भी क्वासी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना तो रेजोनेंस एनर्जी उनमें सबसे ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी उनमें सबसे ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी वाटर में पूछा जाए तो क्वासी एरोमेटिक का ज्यादा है। कोई क्रिस्टलाइन लेटिस स्ट्रक्चर में कोवलेंट कंपाउंड मिलना स्टार्ट हो जाए तो आंसर इज सिंगल नेम क्वासी एरोमेटिक। तो ये जो एरोमेटिसिटी के रेजोनेंस के कंसेप्ट हैं, ये इन क्वेश्चंस का जवाब तो देते ही हैं, लेकिन इनको अगर हम अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का जो रास्ता है वो यहीं से खुलता है। तो अगले एपिसोड्स में कुछ और इसी तरह के कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो अभी जैसा हम सबको मालूम है कि कोरोना का जो एक सेकंड वेव है ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है, केसेस काफी कम हो गए। दैट मीन्स कि हमें भी अपने स्टडीज को सेटल डाउन अब करना चाहिए। और सेटल डाउन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर हम 11th क्लास में आए हैं तो हमें अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हम 12th क्लास में हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी साल फाइट करने हैं। और अगर हमने 12th क्लास पास आउट हैं तो जो आपके नीट का एग्जाम है ये अभी भी बाकी है, मे बी ये अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पढ़ाई को सेटल डाउन करना पड़ेगा और रूटीन वे में लाना पड़ेगा। तो ये जो सारे केमिस्ट्री डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के एपिसोड्स हैं इस चैनल पे, ये एब्सोल्युटली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो किसी भी रीजन से अपने पढ़ाई को उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके।